नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल दुबे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो है पॉलिटी के ही सीरीज़ को ही हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अच्छा, एक पॉलिटी की सीरीज़ में नीचे कमेंट किया था बच्चे ने कि जो है निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा जो है वो आर्टिकल 21A में है। तो ठीक है, वो बात सही है, ठीक है कि आर्टिकल 21A में ही है वह, लेकिन अभी वो हम एक्चुअली वहाँ पर एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो उसमें आर्टिकल 21 ही है एक्चुअली, वो सब क्लास के रूप में ए है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। आते हैं, आज हमारा टॉपिक है जो चर्चा का विषय है इस समय, यूपी में पंचायत आरक्षण, ठीक है। ऐसे प्रकार के टॉपिक को हम करंट अफेयर ऑफ द पॉलिटी में रखेंगे, हम अपने मेन सीरीज़ में नहीं रखेंगे, जिससे आप जो है करंट अफेयर के टॉपिक से भी आप जो है अपने आप को जोड़ पाओ, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो को केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले नहीं बल्कि अन्य लोग भी इसको देखने के बाद लाभ पाएंगे। उसका कारण है कि इस समय पंचायत का चुनाव विशेष तौर से चर्चा का विषय है। तो आते हैं, यूपी का पंचायत का जो आरक्षण है वो इस समय चर्चा का विषय इसलिए है कि हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि पंचायत के आरक्षण की जो प्रणाली है वो 2015 को आधार बनाकर लाई जाए, 1995 को नहीं। एक्चुअली क्या था कि जो अभी डिसीजन सरकार का था 1995 को आधार बनाकर आरक्षण की चक्रानुक्रम व्यवस्था लाई गई थी, जो रिजर्वेशन की लिस्ट के रूप में निकाली गई, और इसका विरोध करते हुए हाई कोर्ट में जब मामला गया तो वहाँ पर हाई कोर्ट का डिसीजन आया। 2015 के आधार पे जो डिसीजन आया है उसमें 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है, जिससे रीसेंट डेटा उसमें सबमिट हो सके। ये उसका मुख्य कारण था, जिससे ये पता चल सके कि कहाँ पर आबादी बढ़ी है और कहाँ पर जो है जोग्राफिकल भौगोलिक चेंज हुए हैं। आते हैं, जो पंचायत जो है पंचायत की बात है, वो पंचायत राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय होने का मतलब है कि इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि राज्य सरकार केवल इस पर कानून बना सकती है, ये बात सही है, लेकिन केंद्र सरकार अगर कोई संवैधानिक उपबंध करना होगा तो वो केंद्र सरकार करेगी। यानी कानून बनाने का अधिकार तो राज्य सरकार के पास पंचायत राज्य सूची पे मतलब राज्य सूची के विषय होने के कारण से पंचायतों में राज्य सरकार के पास है, लेकिन अगर संवैधानिक उपबंध करना होगा तो वो संसद को है। आते हैं, पंचायत एवं नगर पालिका में जो आरक्षण की व्यवस्था है उससे मैं आपको परिचय कराता हूँ। उसमें सबसे पहले जो चक्रानुक्रम या आरक्षण की जो चक्रीय व्यवस्था है उसमें सबसे पहले रिजर्वेशन एसटी महिला को मिलता है, फिर शेड्यूल ट्राइब सामान्य को मिलता है, और इसके बाद जो है अनुसूचित जाति महिला, और इसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जाति होगा, बीच में छूट गया है, और इसके बाद ओबीसी महिला, इसके बाद ओबीसी, फिर अनारक्षित महिला और फिर अनारक्षित। मेरे कहने का मतलब जो क्रम होगा वो उस वर्ग में जो सबसे ऊपर होगा उसके तुरंत बाद, ठीक है, उस वर्ग का सामान्य पुरुष उसमें चुनाव लड़ सकता है। मेरे मतलब पहले अगर महिला है तो इसके बाद पुरुष, ठीक है, और यहाँ महिला है तो इसके बाद पुरुष, यहाँ महिला है तो इसके बाद पुरुष, यहाँ महिला है तो इसके बाद पुरुष। तो कहने का मतलब इस अनारक्षित श्रेणी में सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये चक्रानुक्रम व्यवस्था है, यानी कहीं पर अगर रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई जाएगी तो सबसे पहले एसटी महिला को रिजर्वेशन दिया जाएगा, इसके बाद एसटी को, इसके बाद एससी महिला को, ये क्रम जारी रहेगा। महिलाओं को पंचायत में और नगर पालिका के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव में 33% आरक्षण यानी 1/3 रिजर्वेशन का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ये जो प्रोविज़न है वो एक्चुअली जो है 243 नंबर आर्टिकल के क्लास नंबर डी आर घा में दिया हुआ है। यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी और वीमेन रिजर्वेशन की बात की गई है, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन में महिला को भी दिया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कोई राज्य अगर चाहे तो इस आरक्षण की मात्रा को बढ़ा सकता है, और कई राज्यों ने बढ़ाया है जिसमें यूपी नहीं है, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश इसके उदाहरण हैं जिन्होंने ये सीमा जो है 50% कर दिया है। और बताने के संदर्भ में यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें ईडब्ल्यूएस का प्रोविज़न रिजर्वेशन के रूप में अभी नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी आबादी के आधार पर रिजर्वेशन इसमें दिया जाता है। इसका मतलब ये है, जैसे हम आपको उदाहरण दें, हमारे यहाँ पंचायती यानी कि यूपी में पंचायत में ओबीसी का रिजर्वेशन 27% है, जबकि बिहार में ये रिजर्वेशन 20% है, क्योंकि बिहार में वहाँ की आबादी को कंसीडर 20% के रूप में किया जाता है, जबकि यूपी में 27% के, यानी कि जो एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन है
वो आबादी के आधार पे है, ना कि कोई फिक्स पैटर्न है। जैसे उदाहरण तौर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं, तो वहां पर पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में जो है अनुसूचित जातियां नहीं हैं, इस कारण उन्हें अनुसूचित जाति के लिए कोई रिजर्वेशन वहाँ पंचायत और नगर निकाय में नहीं दिया गया है। तो ये बात जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो आबादी के परसेंटेज के हिसाब से, अगर आबादी नहीं होगी तो रिजर्वेशन नहीं होगा, आबादी कम होगी तो रिजर्वेशन कम होगा, और आबादी ज़्यादा होगी तो रिजर्वेशन ज़्यादा होगा। कहने का मतलब यहाँ पर और एक विषय है कि पंचायती राज अधिनियम 1992-93 के आधार पे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में यह कानून लागू नहीं है। मतलब पंचायत का जो चुनाव है वो मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में पंचायती राज अधिनियम के तहत नहीं होता है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। और मणिपुर में जिला परिषदीय क्षेत्र में भी यह लागू नहीं है। मतलब 4 ऐसे राज्य मिनिमम हैं जहां पर आर्टिकल 244 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिया गया है कि इन क्षेत्रों में पंचायती राज अधिनियम 1992-93 लागू नहीं है। 92 का मतलब जब ये कानून आया और 93 का मतलब लागू हुआ, और 24 अप्रैल से पंचायती राज दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ ये इस पूरे वीडियो में एक थोड़ा सा हम आपको और क्लियर करने की बात करते हैं कि जो महिला का रिजर्वेशन है, ठीक है, वो महिला का रिजर्वेशन लंबवत और क्षैतिज दोनों रूप में है। लंबवत रिजर्वेशन का मतलब होता है कहीं पर भी, चाहे आप शैक्षणिक संस्थान में हो चाहे चुनाव में हो। लंबवत का मतलब है कि ये 100% है, तो इसमें जो है 10% EWS, 27% OBC और 17.5% SC, और जो है 7% लगभग ST, और जो ये बाकी बची मात्रा है वो है जनरल। मेरे कहने का मतलब है ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसको कहते हैं कि जिसमें रिजर्वेशन का स्लॉट डिसाइड होता है, यह है लंबवत रिजर्वेशन। लेकिन महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो ईच सेक्शन में भी मिलता है, माने जो है OBC में भी उनको रिजर्वेशन मिलेगा, EWS में भी मिलेगा, SC में भी मिलेगा, EST में भी मिलेगा, जनरल में मिलेगा। तो यहाँ पंचायत में EWS की तो व्यवस्था है नहीं, तो बाकी सभी में महिलाओं को, जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर यहाँ पर 27% की सीटें टोटल 100 निकलती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 महिलाओं का रिजर्वेशन होगा। ठीक है, यानी ईच सेक्शन में जो रिजर्वेशन होगा उसी को कहते हैं क्षैतिज आरक्षण। ठीक है, तो ये मैं कंफर्म करने की बात कर रहा था इसीलिए। अच्छा, आपके थोड़ा सा क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ कि पंचायत एवं नगर निकाय का चुनाव, उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है, तो इसे बहुत हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जनरली आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और राज्यपाल के चुनाव में अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है, लेकिन वह चुनाव आयोग के अनुशंसा के आधार पर जारी करता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर जो चुनाव की अधिसूचना होगी वो थोड़ा अलग है, तो आप आंसर करोगे। दूसरा, पेशा एक्ट क्या है? पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज इन 1996 का एक एक्ट है, वो क्या है आप जानने का प्रयास करिएगा। तो हमारा मेन पर्पस था कि आपको पॉलिटी का जो करंट अफेयर है, ठीक है, उससे परिचय कराएं। धन्यवाद।